हेलो दोस्तों, मैं अभिराज आपका स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से चैनल फिजिक्स हॉल्ट पे। आई होप आप सब ठीक होंगे। ये वीडियो जो कि फिजिक्स न्यूज़ का एक सेकेंड वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको 3 न्यूज़ रिसेंट डिस्कवरीज के बारे में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे देना चाहता हूँ। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारे चैनल पे जो डिफरेंट नॉन एकेडमिक वीडियोज आएंगे, शायद वो थोड़े डीपली कंटेंट होंगे और थोड़ा आपको समझने में प्रॉब्लम आ सकता है। फिर भी मैं पूरा कोशिश करूंगा कि मैं उसे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा सकूं। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहता हूं, आप मेरे वीडियोस को थोड़ा सा ठहर के, थोड़ा अच्छे से और सोच समझ के देखें, क्योंकि ये हमारा चैनल पूरी तरह से साइंटिफिकली डिवोटेड चैनल है, जिसमें फिजिक्स रिलेटेड जो भी साइंटिफिक चीजें हैं, यूनिवर्स रिलेटेड जो भी साइंटिफिक चीजें हैं, वो सब होंगे। तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं कि हमारे वीडियोस को थोड़ा आप आराम से ठहर के सोच समझ के देखिए, और कुछ अगर फ्लॉज लगे या कुछ और बातें आपको लगे तो वो प्लीज और प्लीज हमें सजेस्ट करें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला न्यूज है वो मैं क्वेश्चन के रूप में आपको प्रेजेंट करूंगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि क्या हमारा यूनिवर्स सच में एक्सपैंड कर रहा है? जी हाँ, क्या हमारा यूनिवर्स सच में एक्सपैंड कर रहा है? आपने सुना होगा थ्योरीज के बारे में कि जो कि ये प्रिडिक्ट करते हैं कि हमारा यूनिवर्स क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हमारा यूनिवर्स सच में एक्सपैंड कर रहा है? तो चलिए थोड़ी इसकी हिस्ट्री में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जब आइंस्टाइन ने अपना थ्योरी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश किया था, उसके बाद कुछ दिनों के बाद एडविन हबल, जो आपने सुना होगा हबल टेलीस्कोप, जिसका इन्वेंशन एडविन हबल ने किया था, वो एक एस्ट्रोनॉमर थे, एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे। उन्होंने अपना टेलीस्कोप से यूनिवर्स में देख के ये बताया था कि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। एक्चुअली में यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, ये बताया कैसे गया, इस चीज को समझते हैं। बेसिकली जब उन्होंने अपने टेलीस्कोप से यूनिवर्स में देखा तो उन्होंने देखा कि रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा नजर आ रहा है। उससे ये पता चला कि हमारा जो भी गैलेक्सीज है या फिर जो भी चीजें हमारे यूनिवर्स में है वो एक दूसरे से दूर जा रहा है। क्योंकि डॉपलर इफेक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई ऑब्जर्वर या फिर जो बॉडी है या ऑब्जेक्ट है वो अगर दूर जाता है तो वहां पे वेवलेंथ इंक्रीज करने लगता है और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करता है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप ट्रेन आपकी तरफ आती है तो आपको देखते हैं साउंड इंक्रीज कर जाता है, तो वहां पे एक्चुअली में उसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता है। और जब वही ट्रेन आपसे दूर जाती है तो आपको क्या लगता है कि फ्रीक्वेंसी उसका क्या हो गया है, डाउन हो गया, जिसकी वजह से आपको उसका साउंड यानी कि पिच कम लगने लगता है। इसी को हम लोग डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। तो ये तो साउंड के साथ हो गया। सेम केस होता है लाइट के साथ। तो उसी डॉपलर इफेक्ट को स्टडी करके एडविन हबल ने ये प्रिडिक्ट किया कि हमारा यूनिवर्स क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। बट अब रिसेंट डिस्कवरीज इस चीजों पे और गौर से और बेहतरीन ढंग से और डीप में जाके देख रही है। एक्चुअली में जो यूनिवर्स का एक्सपेंशन है वो 2 चीजों से कैलकुलेट किया जाता है कि कितना यूनिवर्स तेजी से एक्सपैंड कर रहा है। सबसे पहला चीज की जो नॉर्मल वे है वो ये है कि हम लोग जो भी स्टार है, जो भी सेलेस्टियल बॉडीज है, उनके ब्राइटनेस को देख के, जैसा कि मैंने बोला रेड वेवलेंथ, उनके ब्राइटनेस को देख के ये प्रिडिक्ट करते हैं, ये समझते हैं कि हमारा यूनिवर्स कितनी तेजी से एक्सपैंड कर रहा है। और दूसरा जो ग्लोबल तरीका, मतलब ओवरऑल जो किया जाता है वो किया जाता है बाय द स्टडी ऑफ कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। जी हाँ, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। ये जो कॉस्मिक रेज हमारे यूनिवर्स में, जब यूनिवर्स हमारा स्टार्ट हुआ था या जब बिग बैंग हुआ था, उस समय जो रेडिएशंस निकलते हैं वही कॉस्मिक रेज होते हैं। उन्हीं का स्टडी करके हम लोग यूनिवर्स के एक्सपेंशन को बताते हैं। पर यहां रिसेंट डिस्कवरीज में ऐसा पाया जा रहा है कि जो हमारा नॉर्मल वे है, जो कि स्टार या फिर सेलेस्टियल बॉडी के ब्राइटनेस से प्रिडिक्शन, और जो हमारा कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड से प्रिडिक्शन है कि यूनिवर्स कितनी तेजी से कितनी फास्ट एक्सपैंड कर रहा है, दोनों एक दूसरे से कंसिस्टेंट नहीं है। दोनों का रिलेशन अलग अलग आ रहा है, दोनों का रिजल्ट अलग अलग आ रहा है। ये एक सवाल खड़ा कर देता है कि क्या हमारा यूनिवर्स सच में एक्सपैंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो दोनों का रिजल्ट है वो एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है, और साइंटिस्ट अब सोच में पड़े हुए हैं कि क्या हमारा यूनिवर्स सच में एक्सपैंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन और उसका आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है वो है, आपने सुना होगा कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। जी हाँ, व्हाट इज कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट और ये क्या है, ये कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट।
चलिए इसका आंसर की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, आपने सुना होगा कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट के बारे में, जो कि आइंस्टाइन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। जी हाँ, एल्बर्ट आइंस्टाइन जब वो 1915 में अपना जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो एक ग्रेविटी का थ्योरी है, उसको प्रपोज कर रहे थे, तो उन्होंने एक कांस्टेंट का इंट्रोडक्शन या डिस्कवरी किया था। वो कांस्टेंट है कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। तो पहले समझते हैं, चलिए कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट होता क्या है। जब आइंस्टाइन अपने थ्योरी को सॉल्व कर रहे थे, इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे, तो उनका थ्योरी ये प्रिडिक्ट कर रहा था कि जो यूनिवर्स है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि सिकुड़ रहा है। किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। पर उस समय ये ऐसा जाना जाता था कि यूनिवर्स हमारा स्टैटिक है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन सर इस सिचुएशन को, इस रिजल्ट को, यानी कि यूनिवर्स स्टैटिक्स है, इसको ये ठुकराना नहीं चाहते थे और इस पे चैलेंज नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने थ्योरी में एक कांस्टेंट का इंट्रोडक्शन किया, जिसका नाम है कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। जिस कांस्टेंट के इंट्रोडक्शन से ऐसा उनका थ्योरी प्रिडिक्ट करने लगा कि हमारा यूनिवर्स क्या है? स्टैटिक्स है। और जो रिजल्ट चलते आया है इतना दिनों से कि हमारा यूनिवर्स स्टैटिक्स है, उसको इनका प्रिडिक्शन मैच करने लगा जब इन्होंने कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट का इंट्रोडक्शन अपने थ्योरी में किया। और जब इन्होंने थ्योरी में इंट्रोडक्शन करने के बाद थ्योरीज को लगाया यूनिवर्स में, तो वो बहुत अच्छे से अभी भी लागू हो रहे थे। तो ये बहुत खुश हुए इस बात पे कि कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट जो है वो हमारे थ्योरी को और हमारे रिजल्ट को मैच करता है। पर फाइनली डिस्कवरी होने के बाद कुछ दिनों के बाद ऐसा पाया गया कि हमारा यूनिवर्स स्टैटिक्स नहीं है और क्या कर रहा है? एक्सपैंड कर रहा है। तो उस पर एल्बर्ट आइंस्टाइन सर ये कहते हैं कि कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना मेरा बहुत बड़ा ब्लंडर है। पर न्यूली डिस्कवरीज में ऐसा पाया जा रहा है कि कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट हमें और भी बहुत सारी जानकारियां दे रही है, जैसे कि डार्क एनर्जी, डार्क मैटर के बारे में। जनरली जो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट होता है वो दो चीजों के बारे में बताता है। एक आपका ये बोलता है ये कि जो आपका स्पेस टाइम का कर्वेचर है, जी हाँ, स्पेस टाइम का जो कर्वेचर है वो एक हमारे यूनिवर्स का नेचुरल एस्पेक्ट है, एक नेचुरल चीज है। और दूसरा चीज ये बताता है कि हमारे यूनिवर्स में जो एनर्जी डेंसिटी है हर जगह स्पेस टाइम में, वो क्या है? फिक्स है। तो ये दो नॉलेज मेनली आपको कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट देता है। और साथ ही साथ जो अभी के रिसेंट डिस्कवरीज हो रहे हैं, जैसे कि डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, इस सब के बारे में भी हमें कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट बताता है। तो जी हाँ, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा ब्लंडर था, पर ये बहुत खूबसूरत और बहुत ब्यूटीफुल चीज साबित हो रहा है अभी मॉडर्न एरा में। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन और उसका आंसर। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। और थर्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो क्वेश्चन है कि क्या E इक्वल्स टू MC स्क्वायर रॉन्ग है या राइट है। तो इस क्वेश्चन को मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको समझाऊंगा। ये थोड़ा टेक्निकल होने वाला है, पर आपका समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। चलिए आ गए हम अपने स्क्रीन पे और देखते हैं कि क्या है E इक्वल्स टू MC स्क्वायर के बारे में मिसकंसेप्शन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है मिसकंसेप्शन अबाउट E इक्वल्स टू MC स्क्वायर। तो चलिए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं, जैसा कि आपको देख रहे हैं यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है E इक्वल्स टू MC स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला के बारे में आप क्या जानते हैं? ये फॉर्मूला आप जान रहे हैं कि ये प्रिडिक्ट करता है कि जो हमारा मास है और जो हमारा एनर्जी है, दोनों क्या है? इक्विवेलेंट है, यानी दोनों क्या है? एक चीज है। मतलब ये बोलता है कि द इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी, मास एंड एनर्जी, इस चीज के बारे में ये बोलता है। अगर आपके पास एक मास है तो आप वहां से एनर्जी ले सकते हो, और अगर आपके पास कहीं पे एनर्जी है तो आप वहां से मास पा सकते हो। तो ये इक्वेशन बेसिकली इसी चीज के बारे में बोलता है। और जनरली जो लोगों में, जो पीपल में इस चीज को लेके मिसकंसेप्शन रहता है, वो ये रहता है कि इस इक्वेशन का जो ओरिजिनल मीनिंग है वो इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। जो एक्चुअली आपको पता होगा कि ये जो इक्वेशन E इक्वल्स टू MC स्क्वायर, इट इज डिराइव फ्रॉम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसी का एक कॉन्सिक्वेंस है ये इक्वेशन। मैं लिख रहा हूं कि इट इज अ कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस या डिराइव और डिराइव्ड फ्रॉम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी,
स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से इसे डिराइव किया गया है। तो जनरली अगर आप ये बोलते हो कि ये इक्वेशन रॉन्ग है, इफ यू से द इक्वेशन इज रॉन्ग, तब तो आपका स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दोनों को गलत प्रूव करना होगा। और आपको पता है कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारे यूनिवर्स में बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो फिर गलती कहाँ पे है? गलती है हम लोगों के समझने में। हम लोग इस इक्वेशन को गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है ना? गलती है हम लोगों के समझने में। तो चलिए देखते हैं वो गलती क्या है। तो अब देखते हैं इस इक्वेशन पे थोड़ा गौर फरमाते हैं। ये इक्वेशन जो लिखा हुआ है आपको E = mc², मैं आपको ये चलिए बता देना चाहता हूं कि ये जो इक्वेशन है E = mc², ये बस एक स्पेशल केस है। इट इज जस्ट एन स्पेशल केस। इट इज जस्ट एन स्पेशल केस। अब आप बोलोगे कि सर किस चीज का स्पेशल केस है, मुझे ये बताइए। तो हाँ, ये जस्ट एक स्पेशल केस है, पर पीपल क्या करते हैं कि इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं पूरी तरह से और हर जगह अप्लाई करने लगते हैं। पर ये हर जगह थोड़ी अप्लाई होगा, ये एक स्पेशल केस है। और वो किस चीज का स्पेशल केस है? तो इस चीज का स्पेशल केस है जो आपका एनर्जी का ओरिजिनल फॉर्मूला आया था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। वो ये आया था कि एनर्जी का स्क्वायर इक्वल्स टू पीसी का स्क्वायर प्लस mc² का होल स्क्वायर। जी हाँ, ये आया था ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ एनर्जी, जहां पे आपका p क्या है? यहाँ पे p आपका मोमेंटम को दिखाता है। जहां पे p आपका क्या दिखाता है? मोमेंटम को दिखाता है। और इस इक्वेशन का जो स्पेशल केस है वो ये है। वो स्पेशल केस क्या है? कि वो स्पेशल केस ये है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, इफ द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, यानी कि मोमेंटम उस ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा? जीरो। अगर आपका मोमेंटम जीरो होगा तो आप देख सकते हो यहां से इक्वेशन बन के आ जाता है E = mc²। मतलब ये इक्वेशन वहां पे वैलिड होता है जहां पे आपका ऑब्जेक्ट कहां हो? रेस्ट पे हो, तभी जाके आप इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। तो ये एक स्पेशल केस है। पहली बात आपको ये समझ में आ गया। दूसरा जो पॉइंट इस चीज को लेके है, वो पॉइंट इस चीज को आप समझिए। यहां जो आपका ये m है, ये जो आपका m है और इसके पहले 1 है, कहने का क्या मतलब? अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, यहाँ पे mc² है और यहाँ पे क्या है? 1 है। एक्चुअली में जो ये 1 है, ये भी एक स्पेशल केस है। यहाँ पे एक्चुअली में गामा होता है। आप गामा जानते हो, जो कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका वैल्यू होता है 1/√1 - v²/c²। जब ऑब्जेक्ट का आप वेलोसिटी को जीरो कर दोगे, जब यहाँ पे आप वेलोसिटी को जीरो कर दोगे, तो आप देखोगे गामा का वैल्यू क्या मिल जाता है? आपको 1 मिल जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे डायरेक्ट E = mc² लिख दिया गया। चलिए हम लोग अगले स्लाइड में और समझते हैं बातों को। आप अब समझ पा रहे हो कि जो यहाँ पे एनर्जी है, और ये बेसिकली आपको पता है ये कौन सा एनर्जी है? ये है आपको काइनेटिक एनर्जी। ये है आपको काइनेटिक एनर्जी है। मतलब एक एनर्जी, ऐसा एनर्जी जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। मूविंग ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। मूविंग ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी रहता है वो है काइनेटिक एनर्जी। और वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है mc² का। और ये जो एनर्जी है, ये भी एक प्रकार का एनर्जी है आपको, जो कि बताता है कौन सा एनर्जी को? रेस्ट एनर्जी को। इसलिए ये जो फॉर्मूला है वो एक रिलेशन है रेस्ट एनर्जी और मूविंग एनर्जी के बीच में, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? रेस्ट में है। और लेफ्ट साइड जो एनर्जी है वो है काइनेटिक एनर्जी। जब आप इसके प्रूफ में जाओगे कि E = mc² कैसे डिराइव हुआ, तब आप इस फार्मूला के बारे में और बहुत बेहतरीन ढंग से क्लियर होगे। तो ये जस्ट एक स्पेशल केस है। एक्चुअल जो आपका इसी में फार्मूला बनना चाहिए, वो जो एक्चुअल फार्मूला है आपका, वो है E = गामा टाइम्स mc²। यहाँ पे गामा आपका क्या है? एक फैक्टर है, जो कि 1/√, जहां पे आपका गामा क्या है? गामा है 1/√1 - v²/c²। तो एक्चुअल जो आपका फॉर्मूला है ये है। अगर आपका वेलोसिटी 0 होता है, तब आपका जो
एनर्जी होगा, ये कैसा एनर्जी बन जाएगा, एक रेस्ट एनर्जी बन जाएगा। और अगर इसके पास वेलोसिटी होगा तो ये फिर कैसा हो जाएगा, मूविंग एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेबल हो जाएगा। तो जो आपका एक्चुअल फार्मूला है वो आपका ये फार्मूला। अगर हम लोग यहाँ से गामा के बारे में थोड़ा देखें तो गामा के बारे में क्या लिख सकते हैं हम लोग, E/mc²। अब बताइए E ऊपर में क्या है आपका, ये है मूविंग बॉडी एनर्जी, मूविंग बॉडी एनर्जी। और नीचे में आपका क्या है, रेस्ट बॉडी एनर्जी, रेस्ट बॉडी एनर्जी। मतलब रेस्ट बॉडी एनर्जी और मूविंग बॉडी एनर्जी का जो रेशियो होता है वही आपका क्या होता है, गामा, या फिर आप इसको भी क्या कहते हो, गामा कहते हो। तो एक्चुअल में जो E=mc² फार्मूला है वहां पे 1 छिपा हुआ है। वो 1 कहां से आया, जब ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे रहे। जनरली जो E=mc² को लेके सवाल लोग उठाते हैं वो उठाते हैं फोटोन के लेके। फोटोन का तो मास नहीं होता है, वो मासलेस होता है, तो फिर वहां पे उसके पास एनर्जी कैसे आता है। तो आप इस चीज को समझिए, अगर आप फोटोन की बात करते हो, अगर आप फोटोन की बात करते हो तो आपको जाना होगा इसके ओरिजिनल फार्मूला पे, जो कि है E² = PC का होल स्क्वायर प्लस MC का स्क्वायर का होल स्क्वायर। फोटोन का आपको पता है कि फोटोन का जो मास होता है वो हो गया 0। तो अगर इसका मास 0 यानी कि ये टर्म क्या हो गया 0, तो इसका एनर्जी निकलता है इसके मोमेंटम से, E = PC। बात समझ में आ रही है ना, तो E = PC। तो जो आपका ओरिजिनल फार्मूला है, अगर आप इसको ध्यान में रखते हो और इसके हर टर्म को इजीली और अच्छे ढंग से समझते हो तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं करोगे आइंस्टाइन के सर के इक्वेशन से। तो हाँ, आइंस्टाइन सर का इक्वेशन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक डिराइव फॉर्म है, एक कंसिक्वेंस है, जो कि रॉन्ग नहीं है। इसको हम लोग गलत तरीके से इंटरप्रिटेट कर लेते हैं। एक्चुअल जो फॉर्मूला है अगर आप उसको समझते हो और अपने सिचुएशन में उस कंडीशन को डाल के समझते हो तो आप हर रिजल्ट को वेरीफाई करोगे। बात समझ में आ रही है ना। तो जनरली जो पीपल के बीच में ये फार्मूला फेमस है और पीपल इसको गलत मिस इंटरप्रिटेट कर लेते हैं। वो कहते हैं कि एनर्जी को टोटली मास में कन्वर्ट कर दो और मास को टोटली एनर्जी में कन्वर्ट कर दो। ये एक अलग बात है। यहाँ पे ये एनर्जी किस चीज का एनर्जी है और ये एनर्जी किस चीज का एनर्जी है, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे है ये रेस्ट एनर्जी के बारे में बात की जा रही है कि जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहे। बात समझ में आ रही है ना। और जब आपका ऑब्जेक्ट मूव करता है तो आपने ये भी सुना होगा कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इंक्रीज करता है वैसे उसका मास क्या होता है, इंक्रीज करता है। अब एक चीज बताइए, अगर मैं ये चीज कहूं कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज करने से क्या होगा, देखिए गामा पे क्या फर्क पड़ेगा, ये देखिए गामा इक्वल्स टू क्या होता है 1/√1 - v² / c²। देखिए जैसे जैसे v बढ़ रहा है तो जैसे मान लीजिए कि vc के इक्वल्स हो गया, अगर vc के इक्वल्स हो जाएगा तो c² कट गया तो गामा किधर हो जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ चल जाएगा। तो आपका गामा का फैक्टर क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। तो बताइए अगर आपका गामा का फैक्टर बढ़ते जाता है और यहाँ पे जो आपका मास है यही आपका यहाँ रेस्ट मास है, पर आपको पता हो कि रिलेटिविस्टिक मास के बारे में भी आप सुने होंगे, जो कि क्या होता है m0/√1 - v²/c²। तो ये है आपका रिलेटिविस्टिक मास। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो गामा टाइम्स m0। मतलब ये जो चीज लिखा हुआ है यहाँ पे ये m0 लिखा हुआ है पर हम लोगों ने इसको नहीं दिखाया है। तो इस इक्वेशन के अंदर बहुत सारी बातें, अगर आप हर बातों को ध्यान में रख के समझते हो चीजों को और सिचुएशन पे लगाते हो तो ये इक्वेशन आपका कभी भी फेल नहीं करेगा। ये बात समझ में आ रही है ना, कभी भी फेल नहीं करेगा। पर अभी भी इस पे टेस्ट चले जा रहे हैं, बहुत सारे टेस्ट किए जा रहे हैं पर अभी तक ये फेल नहीं हुआ है। तो हम लोग इसको गलत तरीके से इंटरप्रिटेट कर लेते हैं। तो आपको ये समझना है कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, जैसे ही वेलोसिटी बॉडी का बढ़ रहा है तो उसका क्या हो रहा है, गामा का फैक्टर बढ़ रहा है। और अगर गामा का फैक्टर बढ़ेगा तो उस बॉडी का क्या हो जाता है, एनर्जी इंक्रीज करने लगता है। तो आई होप आपको थोड़ा हेल्प मिला होगा E=mc² को समझने में। बेसिकली जब आप इसके प्रूफ में जाओगे कि कैसे इसे डिराइव किया गया तब आप पूरी तरीके से समझ जाओगे कि E=mc² कहाँ लग सकता है, इसका ओरिजिनल मतलब क्या है और ये कहाँ पे इसका लिमिटेशन आ सकता है। तो आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। तो ये मेरा सेशन का एंड है इस आज के न्यूज को लेके, जिसमें मैंने 3 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। थैंक यू वेरी मच।